लेंगे दोस्तों, हमने स्पेसिफिक लोन में पढ़ा था कि स्पेसिफिक लोन वो होता है जो कि स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बारो किया जाता है। तो अगर आपको लगे कि जी पैसे तो हमने लोन ले लिया है और कॉन्ट्रैक्टर को भी पेमेंट 3-4 महीने बाद करनी है, तो उसको इन्वेस्ट कर दें। तो जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, तो आप जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहे होंगे उसमें से लेस करवाएंगे, तो फिर जो नेट एक्सपेंस होगा वो आप कैपिटलाइज कर लेंगे। लेकिन जनरल लोन में क्या स्टोरी होती है कि जनरल लोन आप अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। सही है दोस्त। तो जनरल लोन में आपने ये देखना होता है कि जितने पैसे यूज हुए और जिस दिन से यूज हुए उस दिन से इंटरेस्ट लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा बोल रहा हूं। स्पेसिफिक लोन में अगर तीन कंडीशंस अगर तीनों पूरी हैं, आपने लोन भी ले लिया और आपकी एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस भी हैं और आपने एक्सपेंडिचर करना भी शुरू कर दिए। अभी मैं सादा सा क्राइटेरिया आपको बता देता हूं कि अगर आपने लोन ले लिया और आपने काम शुरू कर दिया, तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। कंस्ट्रक्शन से पहले और कंस्ट्रक्शन के बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज। लेकिन एक जहन में रखना है कि स्पेसिफिक लोन यूज हो या ना यूज हो, कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। लेकिन जनरल लोन में भी कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, लेकिन जब हम जनरल लोन यूज करेंगे। स्पेसिफिक लोन आप यूज करें ना करें, बेशक पूरा पीरियड आप उसे सेविंग अकाउंट में रखवा दें, लेकिन अगर आपने लोन ले लिया और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, तो जितने पीरियड का प्रोजेक्ट होगा उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। बेशक आप कॉन्ट्रैक्टर को आपने एक पेमेंट की है और बाकी पेमेंट सारी बाद में की है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट पूरे लोन पे कैपिटलाइज होगा। किसमें? लेकिन जनरल लोन में जितना लोन इस्तेमाल होगा उसमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। दोबारा बताता हूं। स्पेसिफिक लोन पर इंटरेस्ट क्या होता है? पूरे लोन पर कैलकुलेट होता है, लेकिन जनरल लोन पे जितना लोन यूज होगा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट। दोबारा बोलता हूं। स्पेसिफिक लोन पे पूरी अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो भी पीरियड होगा। लेकिन जनरल लोन पे पूरी अमाउंट पे नहीं होगा। जनरल लोन में से जितने पैसे यूज करेंगे उस पर होगा। सही है, बारह लागे चलो। वो कहता है जी, जनरल बोरिंग्स आर फंड्स borrowed generally and use them for the purpose of obtaining construction of a qualifying asset or for other operating needs. The amount of borrowing cost eligible for capitalization is determined by applying a capitalization rate to the expenditure on qualifying asset. अभी मैंने एक बात की थी आपको कि जनरल लोन में से जितना लोन यूज करेंगे, जितना एक्सपेंडिचर करेंगे, उस पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब मसला ये है, जैसे नीचे इलिस्ट्रेशन 2 लिखी हुई है, देखें जरा। इलिस्ट्रेशन 2 में देखो कितने किस्म के लोन है। एक 7 ईयर लोन है, दूसरा और अगले पेज पे बैंक ओवरड्राफ्ट है। 7 ईयर लोन जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना, जरा देखो। और 10 ईयर लोन पे कितना है, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे। अब आपके पास ये तीन जनरल लोन है। अब तीनों के रेट डिफरेंट है। सही है दोस्त। तो कब आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने 7 ईयर लोन में से पैसे यूज कर लिए। आपको जरूरत पड़ी, आपने 10 ईयर लोन में से यूज कर लिए। आपको जरूरत पड़ी, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट इस्तेमाल कर लिया। या अचानक पेमेंट आ गई 5 लाख, आपने 2 लाख 7 ईयर लोन वाला ले लिया, 2 लाख आपने 10 ईयर लोन वाला ले लिया, 1 रुपया ओवरड्राफ्ट दी, 5 लाख पेमेंट कर दी। तो अब इंटरेस्ट रेट कौन सा लगा है? इस एवरेज रेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब जनरल लोन होगा तो उसमें फिर आपको पहले एवरेज रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस एवरेज रेट को कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट। एवरेज लोन को क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं। और कैपिटलाइजेशन रेट का देखो जरा ऊपर क्या फार्मूला लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 2 के ऊपर। बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स। यह इसका सादा सा फार्मूला होता है, एवरेज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज लोन। एवरेज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज लोन मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, इधर गौर से सुने।
जनरल लोन में सबसे पहले देखना होता है किस डेट पर जनरल लोन यूज किया, ठीक है। अब डेट पर अमाउंट, डेट भी आ गई, अमाउंट भी आ गई, अब रेट कौन सा लगाए? तो फिर रेट, आप अगर जनरल लोन होंगे एक से ज्यादा, तो फिर आपको एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। एक लोन होगा फिर तो कोई एवरेज रेट की जरूरत नहीं है, फिर तो वही रेट ठीक है, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा लोन होंगे फिर आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज रेट, कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज लोन। अब एवरेज लोन कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अगर आपका इस साल जनवरी 1 को लोन 1 लाख था और दिसंबर 31 में भी लोन 1 लाख था, तो बताया आपका पूरे साल का एवरेज लोन क्या होगा? 1 लाख। जनवरी को भी 1 लाख था, पे नहीं किया ना। फरवरी में भी 1 लाख था, मार्च में भी 1 लाख था, जून में भी 1 लाख था, अगस्त में भी 1 लाख था। पूरा साल क्या था? 1 लाख, 1 लाख एवरेज। या आप उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1 लाख, डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख। तो एवरेज लोन हमारा कितना था भैया? 1 लाख। ये पूरा साल रहा। अगर यही 1 लाख का लोन 6 महीने रहा हो, फिर क्या एवरेज लोन होगा? 6/12 कर दो। और अगर यही लोन 4 महीने रहा हो तो 4/12 कर दो। एक बात जहन में रखनी है, एवरेज लोन कैलकुलेट करते हुए कंस्ट्रक्शन पीरियड को कंसिडर नहीं करना। एवरेज लोन फॉर कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हुए कंस्ट्रक्शन पीरियड टोटली इरेलीवेंट होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन देखनी है। क्या देखनी है? कि पूरा साल कितने महीने अवेलेबल रहा। अगर पूरा साल रहा, लोन मल्टीप्लाइड बाय 12/12। 6 महीने अवेलेबल रहा, लोन मल्टीप्लाइड बाय 6/12। और अगर 4 से रहा तो 4/12। तो आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन से करना है। जब कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, कंस्ट्रक्शन टोटली इरेलीवेंट हो जाती है। जब एवरेज लोन कैलकुलेट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन टोटली इरेलीवेंट हो जाती है। आप क्या देखते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन देखते हैं। क्या देखते हैं? गुड। अब इसमें देखिए जरा क्या है इलिस्ट्रेशन 2 में। वो कहता है जी आपका एवरेज लोन 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख उसने खुद हमें दे दिया। और इंटरेस्ट जो, लेकिन नीचे एक उसने एक और बात की। उसने कहा 7 ईयर लोन हैज बीन स्पेसिफिकली रेज्ड टू फंड द बिल्ड। ये तो स्पेसिफिक लोन है। कैपिटलाइजेशन रेट सिर्फ किन के लिए कैलकुलेट होता है? जनरल के लिए। इसका मतलब जनरल लोन कितने हमारे पास? दो। कौन कौन से? बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने देखो नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा, ये आई कैप भी कई दफा करता है, वो एवरेज लोन खुद दे देता है। तो जब वो खुद दे दे और आसानी है, हमें मंथ फ्रैक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। सही है दोस्त। तो वो एवरेज लोन इन द ईयर कितना है? 10 मिलियन, 5 मिलियन, कितना हो गया? 15 मिलियन। और इंटरेस्ट कितना है भैया? खुद उसने दिया हुआ है। इंटरेस्ट इनकर्ड इन द ईयर, वो कितना है भैया? 18 लाख। तो एवरेज इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज लोन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना इंटरेस्ट रेट आ रहा है? इस एग्जांपल को जरा देखे क्लियर है कि नहीं, एक मिनट दोबारा देखें जनरल लोन की एग्जांपल। अगर वो एवरेज लोन और इंटरेस्ट हमें खुद दे दे, तो फिर हमें तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, क्या बताया था मैंने अभी? कि जब हम जर्नल लोन यूज करते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, खर्चा कितना किया और कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। और कैपिटलाइजेशन रेट में क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज इंटरेस्ट डिवाइड बाय एवरेज लोन मल्टीप्लाइड बाय 100। और एवरेज लोन पहले कैलकुलेट करना है, एवरेज इंटरेस्ट बाद में कैलकुलेट करना है। एवरेज लोन कैसे कैलकुलेट होगा? लोन
मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स ऑफ अवेलेबिलिटी फॉर द ईयर। 6/12 8/12 लगा के एवरेज लोन आ जाएगा, और रेट लगाएंगे तो एवरेज इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के फिर जिस डेट को जितना खर्चा किया है और जितना अरसा कंस्ट्रक्शन रही है उस पीरियड का इंटरेस्ट क्या कर लेंगे, कैपिटलाइज कर लेंगे। जरा इलिस्ट्रेशन 3 करके देखें, जरा समझ आती है। कि बोले किसी को इतराज? अब आपने जब जनरल लोन होगा तो उसमें हमने देखा उसने 31 मार्च को 1 मिलियन यूज किया, 31 जुलाई को 12 लाख यूज किया, और 30 अक्टूबर को 8 लाख यूज किया। लेकिन कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन के बारे में? वो कह रहा है पूरे साल की कैलकुलेट करें, ठीक है। इस इलिस्ट्रेशन 3 में कहता है कंटिन्यूइंग द इलिस्ट्रेशन अबव, साहिवाल कंस्ट्रक्शन हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोजेक्ट फंडेड फ्रॉम जनरल बोरिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो पूरे साल का 31 दिसंबर तक अगर आपने यूज करना है, पहली अमाउंट आपने यूज की 31 मार्च 1 लाख 1 मिलियन की, तो कितने महीने बनेंगे? 9/12। 31 जुलाई को यूज की 5/12, और 30 अक्टूबर को की कितनी? 2/12। तो कैपिटलाइजेशन रेट आप ऊपर से ले आए हैं कितना? 12%। तो अमाउंट्स पर रेट लगाएंगे, मंथ फ्रैक्शन लगाएंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए दो, इसका मतलब है जनरल लोन में 2 मंथ फ्रैक्शन यूज होती हैं। जब कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो मंथ फ्रैक्शन होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन वाली, और जब हम उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन के लिए तो वो मंथ्स होते हैं कंस्ट्रक्शन वाले। ये जो 9/12 है, 5/12 है, 2/12, ये कौन से महीने? कंस्ट्रक्शन वाले। और कैपिटलाइजेशन रेट में जो लगते हैं वो कौन से होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। किसी का एतराज? ये आगे आ रहा है जी, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। कितने पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए? तो 3 कंडीशन है जी। What are the commencement date for capitalization is the date when the entity first meet all of the following conditions. It incurs expenditure resulted in payment of cash or transfer of other asset for the asset. It incurs borrowing cost. It undertakes activities that are necessary to prepare the asset for intended use or sale. आपने पहला खर्चा जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की वो जनवरी 1 को की। कॉन्ट्रैक्टर को कब पेमेंट की? लेकिन लोन आपने लिया Feb 1 को। कब लिया? तो पहले महीने तो इंटरेस्ट ही नहीं था, कैपिटलाइज नहीं हो सकता। आप इंटरेस्ट कब से कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे? नहीं,
लेकिन आपने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की वो शुरू की मार्च 1 से, मार्च से होगा। तो आप इन तीनों के लिए बेशक एक डेट लिख लें कि एक्सपेंडिचर जनवरी 1 को हुआ, बोर लोन आपने Feb 1 को लिया, लेकिन एक्टिविटीज आपने मार्च 1 को शुरू की। तो तीनों तीनों बातें कब पूरी हुई? मार्च 1 को पूरी हुई। तो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होगी? मार्च 1 से। खर्चा करना भी जरूरी है, कंस्ट्रक्शन भी है, लोन भी है, लेकिन आपने कोई अभी तक पेमेंट नहीं की या कोई और एसेट ट्रांसफर नहीं किया, इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। खर्चा करना भी जरूरी है। खर्चा क्या है? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना जरूरी है, पेमेंट होनी चाहिए, कैश कैश के जरिए या कोई और एसेट ट्रांसफर किया। खर्चा भी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन भी होना चाहिए, लोन भी होना चाहिए। 10 दिन तीनों बातें पूरी होंगी, उस दिन आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। किसी को एतराज? आगे हमारे पास लिखा हुआ है सस्पेंशन ऑफ कैपिटल। जी, इंटरेस्ट तो आप जब भी किसी बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट तो आएगा। इंटरेस्ट तो बैंक वालों को इस बात से मतलब नहीं आप कहाँ यूज कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, बैंक वाले तो आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा उस पीरियड का इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट हो जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा, पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस आउट। कैपिटलाइजेशन के लिए 3 शराय जरूरी है, कौन कौन सी? एक्सपेंडिचर भी इनकर हो, एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जाए और बोरिंग कॉस्ट भी इनकर होना शुरू हो जाए। सही है। आगे आ रहा है सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। अगर सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा है फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई बारिश आ गई, लेबर स्ट्राइक पे चली गई और उस प्रोजेक्ट पे, उस बिल्डिंग पे मई और जून में काम नहीं हुआ, तो मई और जून का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा और ना ही मई और जून की इन्वेस्टमेंट इनकम कंसिडर होगी। जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता उस पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी लेस नहीं होती, दोनों पीएनएल में जाती है। जिस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होकर कहां जाएगा? पीएनएल में। और उस पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम भी कहां जाएगी? पीएनएल। कुछ ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सस्पेंशन जो होता है वो प्रोसेस का हिस्सा होता है, वो अनयूजुअल नहीं होती, यूजुअल सस्पेंशन होती है। क्या होती है? भाईजान ये किया है तो 10 मिनट बैठ जाए, 2 दिन बैठ जाए, 5 दिन बैठ जाए, महीना वेट करें सूखने का, ऐसा है, अभी अप्रूवल हो जाए, बाकी सारी चीजें। इफ दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस तो उसको कहते हैं यूजुअल सस्पेंशन। यूजुअल सस्पेंशन प्रोसेस का हिस्सा है, तो यूजुअल सस्पेंशन को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर अनयूजुअल सस्पेंशन है, फ्लड आ गया, रेन आ गई, लेबर स्ट्राइक पे चली गई और काम रुक गया, तो जिस पीरियड में एक्टिव कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी उस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा और ना ही उस पीरियड की इन्वेस्टमेंट इनकम। तो कौन से दो वर्ड यूज किए मैंने? यूजुअल और। तो यूजुअल में इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा या नहीं होगा? यूजुअल में होगा। अनयूजुअल सस्पेंशन आ जाए तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज। जरा ये पढ़िएगा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन की 6-7 लाइनें देख ले रहे।
बोलो भाई, क्लियर है? तो अगर ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है तो फिर सस्पेंशन नहीं करेंगे, इफ दिस इज कॉमन। और अगर ये अनकॉमन है तो फिर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। ओके, आगे। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, जब सब्सटेंशियली तमाम एक्टिविटीज पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद, इसका मतलब है आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। देखे ना, बिल्डिंग सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई, कभी प्लम्बर आता है, दो टूटियां ठीक कर जाता है, कभी इलेक्ट्रीशियन बोर्ड ठीक कर जाता है, तो ये मेन एक्टिविटीज नहीं है। तो हल्का फुल्का अगर ठोका ठाकी चलती रहती है, बाद में थोड़ी बहुत रिपेयर मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, तो वो हम एक्टिव वो नहीं समझेंगे कि अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। जब सब्सटेंशियली तमाम एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बेशक 10 साल लोन पे ना करें। 10 साल लोन पे नहीं करेंगे तो हर साल का इंटरेस्ट क्या होगा? एक्सपेंस आउट होगा। एक्सपेंस सिर्फ कौन सा कैपिटलाइज होगा इंटरेस्ट? जब वो तीनों शराइत पूरी हो, एक्सपेंडिचर बीइंग इनकर्ड, एक्टिविटीज बीइंग इनकर्ड और लोन। लोन एक दफा आ गया, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, खर्चे हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। लोन वापस कर दिया, इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। तो जब सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज हैज बीन कंप्लीटेड तो उसके बाद से इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटलाइजेशन हम रोक देंगे। जरा इसको पढ़े, 5-6 लाइनें देख ले। सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के बाद इलिस्ट्रेशन 4 भी करें।
बोले जी इलिस्ट्रेशन ओवर हो गई। वो कहता है कॉर्ड लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स करंटली द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स पावर जनरेशन प्लांट। वो कहता है सुनो, व्हेन कॉर्ड लिमिटेड शुड स्टार्ट कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट, should Cord Limited suspend capitalization from April 25 to May 9? Should Cord Limited suspend capitalization from May 23 through May 30? When Cord Limited should cease to capitalize borrowing cost? पहला सबसे सवाल है कि कब वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू करेगा। तीन शर्तें पूरा होना जरूरी है। वो कहता था प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड ऑन जनवरी 3 विद कंपनीज ओन फंड, तो लोन नहीं है। Subsequently, Cord Limited borrowed a loan from ZBL Bank to finance the project on Feb 22, 2011। अब कंस्ट्रक्शन भी है, लोन भी है, लेकिन पेमेंट नहीं है। द फर्स्ट पेमेंट ऑफ द लोन वॉज मेड ऑन March 4। तो पहला खर्चा कब हुआ? March 4 से इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन शुरू होगी, क्योंकि तीन शर्तें पूरी होना जरूरी है। कौन कौन सी? खर्चा भी होना शुरू हो जाए, लोन भी हो, बारिंग कॉस्ट भी इनकर होना शुरू हो जाए, कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ शर्त कब पूरी हुई है? पहले फैब में खर्चा होने शुरू हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, खर्चा जब शुरू हो जाएगा तब से उसने करना है। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन जनवरी 3 विद कंपनीज ओन फंड्स। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जनवरी 3 से, ये तो वो होगा एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है। सर फर्स्ट पेमेंट उसने जिस दिन लोन लिया तो उसी दिन पेमेंट। और सब्सिक्वेंटली कॉर्ड लिमिटेड borrowed a loan from ZTBL to finance the project on Feb 22। उसने लोन लिया 22 Feb को। द फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ लोन वाज मेड ऑन March 4, 2011। एक बात ध्यान में जरूरी है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने किया। लोन से पेमेंट करना जरूरी नहीं है, एक्सपेंडिचर होना जरूरी है। और वो अपने पहले से उसने अपने फंड इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, तो एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो गए थे जनवरी में। लोन उसने कब लिया? फैब में। लोन कब लिया भैया? फैब में। तो फैब 22 से कैपिटलाइज होना चाहिए। ये उसने बड़ा अच्छा सवाल किया, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लोन से पहली पेमेंट। हालांकि आप इसका क्राइटेरिया पढ़े ऊपर जरा, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन जरा देखो, इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है? इट इनकर एक्सपेंडिचर्स रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट फॉर द एसेट। खर्चा होना जरूरी है फॉर द एसेट, लोन से पेमेंट होना जरूरी नहीं है। तो खर्चा वो अपने ओन फंड से कर रहा था, तो ये शर्त कि खर्चा होना शुरू होना चाहिए, वो जनवरी 3 से स्टार्ट हो गया था। खर्चा भी हो रहा था ओन फंड से, कंस्ट्रक्शन भी थी। लोन लेकिन कब लिया? Feb 22 को। तो आपका इंटरेस्ट कब से कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा? ओके, आगे चलते हैं। Due to some law and order situation, the project remain closed from April 25 to May 9। ये यूजुअल नहीं है, ये अनयूजुअल है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो इस पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज। आगे लिखा हुआ है द वर्क आल्सो स्टॉप्ड फॉर अ वीक May 23 to May 30 so that necessary plan and layout can be finalized
after testing of the project completed so far. So this is totally dependent on the project activities. तो ये जो सस्पेंशन होगी ये यूजुअल है, इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, ये सस्पेंड नहीं होगा. The plant was completed on July 31, 2011, except that some signboard could not be installed until August 10, 2011. Loan was repaid August 31, 2011. Cord Limited started using the plant on September 1, 2011. तो इनकी मेजर एक्टिविटीज कब कंप्लीट हो गई थी? 31 जुलाई. बाद में हल्का फुल्का काम चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम. एक बात मैंने पहले की थी, लोन 10 साल पे ना करें, नो प्रॉब्लम, आप इंटरेस्ट देते रहे. तो लोन कब दिया था, कब यूज करना शुरू किया था, दिस इज टोटली इररिलेवेंट. रेलेवेंट सिर्फ कौन सा होता है? कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है. क्या होता है भैया? कंस्ट्रक्शन पीरियड. बोल लीजिए इलिस्ट्रेशन 4 में किसी को मसला? ओके, इसमें सिर्फ 2 लाइनें रहती हैं, हम देख लेते हैं. ये पेज नंबर है मेरे पास 270. डिस्क्लोजर में आ रहा है कि आप IAS 23 में क्या क्या डिस्क्लोज करते हैं. The amount of borrowing cost capitalized during the year and the capitalization rate used to determine the amount. तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, SOFP, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो नोट्स टू द अकाउंट्स में जो IAS 23 का डिस्क्लोजर बनेगा उसमें 2 चीजें आती हैं. कौन कौन सी? इस साल कितने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की और कैपिटलाइजेशन रेट क्या था. सही है, 23 खत्म हो गया. सर ये जिस तरह बीस ने बोला ना कि नॉन अनयूजुअल सस्पेंशन और मंथ का स्टार्ट 9 मई को हुई है. सुनो भाई का सवाल सुनो जी. अनरूटीन सस्पेंशन जो हुई है ना सर, 4 अप्रैल से लेके 9 मई तक अगर हुई है, तो जब अब हम सब सवाल करेंगे वो जो 9 मई वाला है, अभी एक मंथ का स्टार्ट है, वो पूरा महीना ही हम नहीं कंसिडर करेंगे. नहीं, पूरा महीना ही लेंगे, जितने महीने दिन होंगे. पूरा महीना होंगे 15 दिन होगा तो आधा महीना लेंगे, एक हफ्ता तो क्वार्टर लेंगे, 0.25 लेंगे. दिन में भी करते हैं. दिन में नहीं, बस 0.25 तक जाना मंथ में. सही है. अगर सारा डेटा डेज में दे फिर डेज में ले लेना, ले सकते हैं, डेज में मना नहीं है, लेकिन आप मंथ्स में रहना. लेकिन अगर वो सारा डेटा डेज में दे दे फिर डेज यूज करना. सही है सर. ओके की रिपोर्ट. यस सर.